नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और ये उनका पहला टेस्ट होगा, पहला इम्तिहान। दरअसल प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे? अगर आप इन 4 सीटों का के परिणाम को देखें तो आप ये पाएंगे कि 4 में से 3 सीटें आरजेडी के पास थी। एक इमामगंज की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी ने रिजाइन कर दिया है तो उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ेगा? ये महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन क्या 3 सीटें आरजेडी रिटेन कर पाएगी? सवाल यह है कि क्या एनडीए उसमें सेंधमारी कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर का जो स्टार्टिंग है वो किस तरह की रह पाएगी? ये एक गंभीर सवाल है। इसलिए इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर का आगाज कैसा होगा, इसको लेकर के चर्चाएं क्या है। उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा कि दरअसल प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, एनडीए को पहुंचा रहे हैं या आरजेडी को पहुंचा रहे हैं। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तराई लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। तो आपने सुना, वैसे ये जो जन स्वराज पार्टी है उसके मुखिया बोल रहे थे और उनके बातचीत से लग रहा था कि एक नव सिखुआ पॉलिटिशियन जो कि ब्यूरोक्रेट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में माहिर नहीं है। उसको बोलने की उस तरह की आदत नहीं है और उसे माइक पकड़ाया गया है तो जिस झिझक और हिचक के साथ वो बात कर सकता है उसी तरीके से कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि नेतागिरी के गलियारे में आकर के ये भारती साहब भी पूरे तरीके से नेता हो जाएंगे और जब कहीं भी उन्हें माइक प्राप्त होगा वो एक नेता की तरह भाषण भी देंगे, क्योंकि वो बताने का प्रयास कर रहे थे कि तराजू से लेफ्टिनेंट एस.के. सिंह चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले संजय जी के पास जाना चाहूंगा, तो माफ करिएगा, संतोष कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि इन 4 सीटों पर जो जन स्वराज पार्टी है वो कुछ बड़ा करतब दिखा पाएगी या सिर्फ ये वोट कटवे के रूप में पेश आएगी? क्योंकि अगर प्रशांत किशोर यहां कामयाब नहीं हुए तो बिहार में बड़ी तेजी से भद्द पिटेगी। लोग इनको बस एक वोट कटवा के रूप में देखेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? वो तो चारों कैंडिडेट आने पर सभी पार्टियों को उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उपचुनाव हो, आम चुनाव,
अभी प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। बस मुझे लगता है कि वो बस वोटकटवा की भूमिका में रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे जनता दल यू और आरजेडी। उनका जो चुनावी जो उनके कैंडिडेट होंगे, मुझे लगता है कि वो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल को अभी तक का भाषण रहा है, अभी तक के जो उनके जो नेताओं पर अटैक रहा है, कर रहे हैं, उसके अनुसार लगता है कि जेडी और जनता दल यू नुकसान करेंगे। इन चीज़ों को देखकर मुझे 95 की बातें याद आती है, जब आनंद चुनाव लड़ रहे थे, बिहार पीपुल्स पार्टी उनकी पार्टी थी और पूरे बिहार में ऐसा लग रहा था कि आनंद मोहन ही पूरे बिहार में चुनाव जीत रहे हैं। एक माहौल अपना इस तरह से बना था कि लग रहा था कि जीत जाएँगे। लेकिन आनंद मोहन जहाँ-जहाँ चुनाव प्रचार किए, तरह से अटैकिंग मूड में लालू प्रसाद पर रहे हैं। उसका फ़ायदा लालू प्रसाद को मिला और 95 के चुनाव में लालू प्रसाद फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में एक ही बार आए फुल मेजॉरिटी के साथ, वो 95 का चुनाव था। और वही स्थिति अभी देखी जा रही है प्रशांत किशोर के बारे में। आनंद मोहन जी के साथ तो वोट बैंक भी था एक कि कहीं जाते थे तो एक हुजूम रहता था, वोट बैंक रहता था। लोग एक उनके समाज के लोग एक युवा लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो पूरे बिहार के में एक माहौल जैसा लगता था। लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ है कि वो एक मतलब मैनेजर के रूप में अभी तक उन्होंने काम किया, मार्केटिंग का काम उन्होंने किया है। वो पैसा लेकर दूसरों के नहीं, लिए काम देखिए करते वो रहे। वो वो सारी बातें संतोष जी सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि जितने भी पॉलिटिक्स में आप देख लें, कोई पायलट रहा है, बाद में पॉलिटिशियन बना है, कोई इंजीनियर रहा है, बाद में पॉलिटिशियन बना है, कोई कुछ नेताओं के बच्चे हैं जो कि आपको दिखेंगे कि वो जन्मजात नेता बनने लगे, जन्म लिए और नेता बनने लगे। वजह ये है कि उसमें परिवारवाद है और वो परिवारवादी हैं, इसलिए अचानक वो अध्यक्ष बन गए, अचानक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए। वो 9वीं फेल हो, 10वीं पास हो, तरह-तरह की बात उनके विरोधी भी कहते रहते हैं। लेकिन दरअसल ये समझने की बात है कि उनके पिता को जो मिला, वो विरासत में अपने पुत्र को सौंपने लगे और बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को लाने लगे। ये मसला नहीं, मसला ये है कि क्या प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे क्या? क्योंकि संतोष जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 33 साल से इन्हीं दो जेपी के चेलों की सरकार रही और जेपी देखिए, के चेलों से आगे बिहार बढ़ पाएगा क्या? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ये समाजवाद के ही दो चेहरे हैं। ठीक है, बीजेपी इसमें सेंध लगाई है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार को खुली छूट रही है। 43 विधायक हो तो भी, 75 विधायक हो तो भी, वो आरजेडी के साथ हो तो भी, बीजेपी के साथ हो तो भी। नीतीश कुमार ने अपने मन से सरकार चलाई। उसके बहुत सारे अच्छे आयाम भी हैं, बुरे आयाम भी। कभी बहुत अच्छा दिन भी दिखाया और फिर अब जैसे लग रहा है कि जो नीतीश कुमार ने लिखा था, जो लोगों के बीच उम्मीद उन्होंने जगाई थी, अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद मिटाने में लग गए। ये उनके ही समर्थक कह रहे हैं। तो सवाल ये देखिए उठता है कि क्या वैकल्पिक राजनीति की तरफ बिहार देख रहा है क्या? जैसे कि दिल्ली में वैकल्पिक राजनीति की तरफ दिल्ली के लोगों ने देखा। डॉक्टर संजय, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग अगर वैकल्पिक राजनीति की तरफ देखते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर ताकतवर बन करके उभरेंगे या प्रशांत किशोर आरजेडी को अटैक कर रहे हैं, जेडीयू को अटैक कर रहे हैं, उसका कोर वोट बैंक जुड़ा रहेगा और पता चला प्रशांत किशोर पांडे हैं, कुछ जागरूक मतदाता, अपर कास्ट मतदाता नीतीश कुमार को वोट नहीं करने के चक्कर में, या जैसे आप मान लीजिए कि अपर कास्ट के कई सारे वोटर्स जो नीतीश कुमार के वोटर्स रहे, काराकाट में कुशवाहा नीतीश कुमार का ही वोटर था ना, वो तो नहीं दिया वोट लोकसभा में। तो बीजेपी अपने वोटर्स का को ट्रांसफर नहीं करा पाई कई जगह पे नीतीश कुमार के नाम पे, जैसे 2020 के चुनाव में हुआ था। तो अगर ऐसी स्थिति बनी, तो हो सकता है बीजेपी के वोटर्स जेडीयू को छोड़ करके किसी और को तलाश लें, वो आरजेडी भी हो सकती है।
वो कोई और प्रशांत किशोर की भी पार्टी हो सकती है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है आज के समय में बिहार में? देखिए, विकल्प की एक छटपटाहट तो है, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। चूंकि दोनों कालखंड को, लालू प्रसाद जी का जो कालखंड था 90 से 2005 और नीतीश कुमार जी का जो कालखंड है 2005 से लेकर के 2024-25 में ये फिर चुनाव में एक बार बिहार जाएगा। एक विकल्प की छटपटाहट तो है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, गरीबी, बेबसी, खेती में छोड़ करके और गार्ड की नौकरी करने की परिस्थितियां, बिहार एक ठहरा हुआ बिहार तो बन गया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर उसके विकल्प बन जाएंगे, ये भी अभी नहीं दिखता है। वो बात करना और चीजों को एग्जीक्यूट करना दोनों दो चीजें हैं। क्योंकि बिहार की जितनी भी पार्टियां विचारधारा की बात जितनी कर ले, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। नहीं, चलिए, आप ये बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। संतोष जी भी बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं उनको भी सुनूंगा, उनसे सवाल भी करूंगा। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी डॉक्टर संजय बोले ना कि विकल्प की छटपटाहट है, लेकिन प्रशांत किशोर विकल्प बनेंगे, इसको गारंटेड रूप से नहीं कहा जा सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ जाति पाति धर्म बहुत सारा फैक्टर ऐसा है जो चुनाव में बड़ा असर डालता है। सवाल यह है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आज सुबह कुछ नेताओं को फोन कर रहा था तो मुझे पता चला कि बिहार के कुछ बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। जब हमने पूछा कि अरे महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा स्थिति अच्छी तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप जानते हैं बीजेपी अच्छे से चुनाव लड़ती है, मेहनत खूब किया जाएगा। तो अरे स्थिति खराब क्यों हो गई? क्योंकि आपने शिवसेना तोड़ लिया, आपने एनसीपी तोड़ लिया, नेता तो जोड़ लिए, जनता जोड़ नहीं पाए। नेता तो आपने जोड़ लिया, जनता जोड़ नहीं पाए और इसीलिए आपकी स्थिति खराब हो गई। सवाल यह है कि बिहार में भी आपने नेताओं को जोड़ लिया और नेताओं को जोड़ने की वजह से, चलिए 39 नहीं आया, 30 तो लोकसभा में आ गया, पर विधानसभा में क्या होगा? क्योंकि विधानसभा में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बीजेपी के नेता ने मुझसे कहा कि आपको क्या बताएं, मेरा नाम कोट मत करिएगा, हम लोग शायद तस्तरी में सजा करके अपनी सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उनका कहना था प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान एनडीए का ही पहुंचाएंगे और बाकी जो नेतृत्व की हालत है, नेतृत्व के नाम पर सरकार नेता नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। इसलिए अब हमारी नीतीश जरूरी भी है और मजबूरी भी है, हम उनके बगैर तो चुनाव लड़ नहीं सकते क्योंकि केंद्र में हमें सरकार में बने रहना है। तो इसलिए बिहार की स्थिति हमें महाराष्ट्र वाली ही दिख रही। मैं आपको ये पूरी कहानी सुना रहा हूं, केवल नाम नहीं लूंगा। सवाल यह है कि क्या आपको दिख रहा है कि एक तो नेतृत्व का संकट, क्योंकि नीतीश कुमार जो होते थे उसके 20% भी नहीं रह गए, अब पब्लिक में भी नहीं जा रहे हैं, यात्रा खूब करते थे, पब्लिक कनेक्ट बना रहता था, अब यात्रा उतनी करते नहीं है, पब्लिक कनेक्ट बना हुआ नहीं है, तो पर उनके नेतृत्व में चुनाव होना है, फिर से जनता उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो बीजेपी के नेता के भीतर का डर था, जिन्होंने मुझसे बात की, क्या आपको लगता है ये सारे फैक्टर्स एनडीए को सत्ता से कोसों दूर कर देंगे और आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए 2020 का चुनाव अगर आपको याद होगा तो उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव की सीटें इसलिए बढ़ी क्योंकि चिराग पासवान ने मोर्चा खोल लिया था और वो सिर्फ जदयू के खिलाफ खड़े थे और उनके उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस वजह से 80 के करीब तेजस्वी की सीटें पहुंच गई। लेकिन अभी के दौर में अगर एक बात आप देखेंगे कि पीके की जो रणनीति रही है, उनकी
रणनीति उस वोट बैंक पर है। उन्होंने ज़्यादातर अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश की है। और ये उपचुनाव भी पीके के लिए एक तरह से जनमत संग्रह है। अगर उन्हें इन 4 सीटों पर सफलता मिलती है या वो मतलब कुछ अच्छा वोट ले आते हैं, तो 25 के विधानसभा चुनाव में उनका हौसला और बुलंद होगा। अगर आप फिलहाल तरारी सीट की बात करें, आज उन्होंने उम्मीदवार भी वहाँ घोषित कर दिया है, तो वहाँ पर भी मुस्लिम और यादव वोट निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग का भी वोट वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इमामगंज सीट को देखेंगे तो यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ कोयरी सबसे ज़्यादा है। दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। दलित और मुस्लिम वोट के साथ साथ जो अन्य पिछड़े समुदाय हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बेलागंज में जहाँ उपचुनाव होना है उसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी राजद का दबदबा रहा है और पीके की नज़र यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके अलावा दलित वोट भी यहाँ हार और जीत की भूमिका को निर्धारित करती है। रामगढ़ में भी उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर भी जो जिनका दबदबा वो यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ रविदास एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। तो कुल मिलाकर अब तक जो पीके का सफर रहा है या जो आप उनकी बातों को सुनेंगे तो उसमें ज्यादातर उन्होंने नौमी फेल, चाराचोर इन सब का जिक्र ज्यादा किया है। और नीतीश कुमार पर जैसा कि हमारे एक अन्य सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, नीतीश कुमार पर वो पुरजोर हमला बोलते हैं। तो ये जो उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहा है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है बिहार की राजनीति में। इसमें ये समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों की जो पीके की मेहनत रही है, अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय की क्या रोल यहाँ पर है, वो क्या पीके की बातों से वो प्रभावित हुए हैं। इसीलिए ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और शायद पीके ने इन्हीं चीज़ों को आंकने के लिए अपनी रणनीति के तहत इन सीटों पर वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। और उनको पता है कि अभी बहुत जल्दी होगी, अगर उनकी उनकी भग भी पिट सकती है, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए इन इन सीटों पर चूंकि ये वोट बैंक है, उनको पता है कि भाजपा का जो एक भावनात्मक वोट बैंक है वहां पर सेंध लगाना अभी उनके लिए काफी बड़ी चुनौती है। उनका सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट रहा है कि मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं। और मुसलमान नहीं, अगर चलिए गोलबंद चलिए होते हैं या उनकी चलिए बातों में चलिए, आते हैं वो तो ये गोलबंद कर रहे हैं, मुसलमानों को कर रहे हैं, ईबीसी को कर रहे हैं, दलित को कर रहे हैं, ये आपका कहना है। पर संतोष जी ये बताइए कि मुसलमान इनको वोट क्यों करेगा जब मुसलमान को ये नहीं दिखेगा कि इनके साथ और बड़ी जातियों का वर्ग है। बड़ी जातियों का मतलब मेरा जो संख्या में जिसकी आबादी ज्यादा है। मुसलमान इनको वोट करेगा या मुसलमान इसलिए वोट करेगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता। गंभीर सवाल ये है, मान लीजिए मुसलमान इनको वोट करने का सोच भी ले तो भी अंत में मुसलमान क्या मुकर नहीं जाएगा अगर मुसलमान को ये लगेगा कि इनकी हैसियत बीजेपी या आरजेडी को हराने की नहीं। बड़ा सवाल ये है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पीके दम भर रहे हैं कि यादवों में सेंधमारी कर लेंगे, दलितों में सेंधमारी कर लेंगे, मुसलमानों में सेंधमारी कर लेंगे, आपको ऐसी कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? और अगर इन 4 उपचुनाव में कुछ भी ऐसा झांकी हमें देखने को मिलता है, तो क्या इसका ये मतलब लगाया जाएगा क्या कि पूरे बिहार में पीके की स्थिति फिर बेहतर होने जा रही है और पीके को एक बड़ा वर्ग उम्मीद से देख रहा है? देखिए, उपचुनाव जो होता है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है और पार्टी पे। पिछले बार भी आपने देखा होगा, उपचुनाव जब होता है तो आरजेडी जीत जाती है, लेकिन आम चुनाव में आरजेडी कहाँ जीत पाती है। तो उपचुनाव का कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उपचुनाव भी जो है उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कर पाएंगे। और मुस्लिम वोट की जहां तक बात है, तो मुस्लिम कैंडिडेट अगर देंगे तो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट टूट सकता है। लेकिन वो भी अगर लास्ट लास्ट में मुसलमान देखते हैं कि कौन कैंडिडेट जीतने वाले हैं, 5,000 तक वोट तोड़ सकते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहां मुस्लिमों की आबादी, और लास्ट में मुस्लिम उस तरफ जाते हैं जो कैंडिडेट जीतने वाला। से आप देख लीजिए पूर्णिया के चुनाव में, पूर्णिया में मुस्लिमों को लगा कि पप्पू यादव जीत रहे हैं, तो आरजेडी को नहीं देके पूरा मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट दिया और पप्पू यादव चुनाव जीते। इसी तरह से 20 के चुनाव में ओवैसी साहब ने कैंडिडेट दिया था, तो सीमांचल एरिया में लगभग 20-25 विधानसभाओं में
मुस्लिम वोट डिवाइड हुए थे 5,000 से 10,000, जिसके कारण लगभग 20 से 25 सीटों का नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ था और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो थोड़ा बहुत तो मुस्लिम वोट, ऐसा नहीं है कि सभी जातियों में वोट तो थोड़ा डिवीजन होता ही है, लेकिन आम चुनाव में बहुत ज्यादा डिवीजन होने की संभावना नहीं दिखती। हाँ, वोट काट सकते हैं, हरा सकते हैं, जीतने वाली स्थिति, वैसी स्थिति मुसलमान टूटकर नहीं जा सकते हैं। मुसलमान 75% से 80% उधर ही जाएंगे जो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट रहेंगे। संतोष और जी ये बताइए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। संतोष जी ये बताइए, क्या ऐसा यादवों में होगा क्या, अगर ज्यादा संख्या में ये यादव उतारेंगे तो क्या यादव लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को छोड़ करके इनके पक्ष में आ सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत वोट टूटना एक अलग बात है, वो हर जाति में संभव है, हर जाति का उम्मीदवार होगा तो कुछ ना कुछ वोट तो ले ही आएगा। लेकिन आप जीतने और हारने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि यादव अब तेजस्वी यादव से उब गए हैं और नए नेता की तलाश में? क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में आबादी तेजस्वी को छोड़ करके प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर बड़ी तादाद में यादवों को टिकट देने जा रहे हैं? क्या इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? देखिए, यादव और मुसलमान दोनों का ये है, यादव का खासकर जान लीजिए कि यहाँ जहां आरजेडी से यादव कैंडिडेट नहीं होंगे और भाजपा से या प्रशांत किशोर की पार्टी से या किसी भी पार्टी से यादव मजबूत कैंडिडेट अगर रहते हैं, लगता है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट है, तो वहां यादव लोग वोट टूट सकते हैं। वहां जैसे पूर्णिया आप ले लीजिए, आरजेडी को वोट नहीं मिला, यादव कैंडिडेट नहीं थे। फिर आप झाझा ले लीजिए, झाझा में दामोदर रावत 15 में चुनाव लड़े थे और रविंद्र यादव भाजपा से खड़े थे, तो यादवों ने रविंद्र यादव को वोट दे दिया, भाजपा को, दामोदर रावत को नहीं वोट दिया। तो वो सीट वाइज डिपेंड करता है कि वहां पर क्या परिस्थिति है, लोकल पॉलिटिक्स क्या है। सीट वाइज कहीं पर सीट पे वहां यादव वर्सेस और जो कैंडिडेट है उस कास्ट में लड़ाई है, तो वहां पे वोट डिवाइड होकर के जिधर से यादव कैंडिडेट रहते हैं उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये अभी नहीं, मतलब पहले भी चुनाव में हुए हैं, 15 के भी चुनाव में वो ऐसा 5-10 सीटों पे होता है कि यादव टूटते हैं और दूसरी पार्टी के यादव कैंडिडेट को देते हैं। जैसे आप ले लीजिए उजियारपुर में लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय को 50% यादवों ने वोट किया। राघोपुर से ले लीजिए, राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, यादव टूट गए थे। तो लालू प्रसाद मधेपुरा से चुनाव हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि यादव वोट 100% तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ है। वो समय काल परिस्थिति के अनुसार वोट टूटते रहते हैं, 100% नहीं टूटते हैं, लेकिन 10%, 20%, 50% तक यादव वोट भी टूटते हैं। हाँ, कैंडिडेट दमदार होना चाहिए, जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, तो वहां वोट टूटते हैं। मुसलमानों में भी कमोबेश यही स्थिति है, अगर जीतने वाला कैंडिडेट कोई है जो भाजपा को हराने वाला है, तो मुस्लिम भी वहां पर टूटेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर, तो मुझे नहीं लगता है कि वोट टूटेंगे। हाँ, अगर वो किसी चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी कुछ दलों से गठबंधन करेंगे, तो वोट अगर 2-4 दलों का वोट मिलेगा तो लगेगा लोग हाँ, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, तो उनके साथ वोट जा सकते हैं। अभी की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ कोई भी वोट जा सकता है। हाँ, जो नोटा में दबाते हैं, जो नाराज है नीतीश जी से, जो अपर कास्ट मतलब नीतीश जी को नहीं लाइक करते हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, वो लोग उनको वोट दे सकते हैं। जैसे कि बीच में चिराग पासवान को लोगों ने वोट दे दिया, तो लोग विकल्प तलाश रहे हैं, जो नोटा दबाते हैं, जो निर्दलीय को वोट दे देते हैं, जो बेहतर कैंडिडेट को खोजते हैं। तो वैसे 10% ही वोटर है जो वोटिंग करते हैं, बाकी 90% वोटर मतलब सब बंधे हुए पार्टी से, जाति से और किसी न किसी से दल से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक 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 है। तो आज जो एक कैंडिडेट डॉक्टर संजय जो जन स्वराज पार्टी ने डिक्लेयर किया है, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह है, क्या वो एक बड़ा इंपैक्ट तरारी में छोड़ पाएंगे क्या? वो किस हैसियत में होंगे? दरअसल इनका बैकग्राउंड मिलिट्री का है, सेना का है, जिसके बारे में मनोज भारती बता भी रहे थे, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तरारी जैसी सीट पर जहां सुदामा प्रसाद जीते हुए थे, फिर वो लोकसभा चुनाव में जीते, जहां दलितों की संख्या अच्छी है, जहां अन्य जातियों की, यादवों की संख्या अच्छी है, ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनने के पीछे
आपको प्रशांत किशोर की रणनीति क्या दिखाई पड़ती है? देखिए, प्रशांत किशोर 4 जगह से समीकरण, जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। वो जो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह हैं, वो राजपूत जाति से हैं, तो एक अगड़ी जाति पर उम्मीदवार पर ये दांव लगा रहे हैं। बेलागंज में किसी माइनॉरिटी को लड़ाना चाहते हैं, रामगढ़ से किसी पिछड़े या अति पिछड़े को लड़ाना चाहते हैं, और इमामगंज चूंकि दलित बहुल सुरक्षित सीट है तो कोई दलित लड़ेंगे। रह गई बात कि राजू यादव कैंडिडेट हो चुके हैं सीपीआई-एमएल के, तो एक तो जादव और दूसरा सीपीआई-एमएल का जो बेस वोट बैंक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन उनके साथ है और वो इंटैक्ट रहेगा। वो इनके खड़े होने या नहीं खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनील पांडे या सुनील पांडे के बेटे तरारी से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रामगढ़ और तरारी ये बीजेपी के हिस्से में होगा, बेलागंज जेडीयू लड़ेगी और हम पार्टी को दिया जाएगा इमामगंज, जो अभी तक जानकारी मेरी है। तो ठीक है, ये रिटायर लोग आ रहे हैं, रिटायर लोगों का प्रयोग बिहार ने देखा है। वो कई डीजीपी पूर्व जो हैं वो सक्रिय राजनीति में रहे, चुनाव भी लड़े, जनता के साथ मिक्सअप नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। अभी तो आरके सिंह चुनाव हारे हैं लोकसभा का, उनके बारे में ही शिकायत थी ना, विकास को लेकर के कहाँ कोई शिकायत थी, लेकिन पीपुल फ्रेंडली नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे, बात नहीं हो पाती थी, सहज सुलभ नहीं थे वो, इस वजह से। तो अब चूंकि ये एसके सिंह कितना मिक्सअप कर पाएंगे, कितना कनेक्ट कर पाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो अब नहीं लगता है कि वो संघर्ष की धार वो तेज कर पाएंगे। हाँ, मुद्दे की बात वो कर सकते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए ब्लूप्रिंट मेरे पास है, अगर हमें आप वोट करेंगे तो हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, लेकिन जहां जब जातीय समीकरण है तो जातीय समीकरण तो उन्हीं के इर्द गिर्द है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में क्या कोई एक कोण बना पाएंगे, ऐसा मुझे अभी तक लगता नहीं। वैसे अब परिस्थितियां कब कब कौन टर्न ले लेती है नहीं कहा जा सकता है। और प्रशांत किशोर जी सैद्धांतिक तौर पर बोलना और जमीन पर चीजों को दिखाना, एग्जीक्यूट करना, दोनों में अंतर होता है। तो वही प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि हम तो सत्ता बदलने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, जो कभी जयप्रकाश जी ने कहा नहीं करके दिखाया कि वो व्यवस्था परिवर्तन के वाहक बने, और चिमटा से भी उन्होंने सत्ता को नहीं छुआ। जिधर आपने इशारा किया अभी कि समाजवाद के जो दो बड़े बिहार में चेहरे हैं, वही जयप्रकाश की उपज है, वही जयप्रकाश की धारा से निकले हुए लोग हैं, जो कांग्रेस के साथ कोई खड़े हैं, कोई बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो खैर वो अलग पार्ट है। तो प्रशांत किशोर जी फिर उसी जातीय समीकरण को जिस पर इंडिया और एनडीए टिकी हुई है बिहार में, वही साचा, वही समीकरण, वही दाव चल करके और व्यवस्था परिवर्तन की बात ये कैसे करेंगे? फिर तो मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे। जब आप जातीय आधार पर ही चीजों को तय करेंगे तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा ना कि 4 बाई इलेक्शन के 4 विधानसभा में इस समीकरण को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से अगड़ा को लड़ा देंगे, कहीं से पिछड़ा या अति पिछड़ा को लड़ा देंगे, कहीं से दलित को लड़ा देंगे, कहीं से मुस्लिम को लड़ा देंगे। उसी समीकरण के सांचे में भी तो ये भी अपना चीजों को कर रहे हैं। और बिल्कुल अभी आपने कहा कि जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं या जो अध्यक्ष हैं, बहुत लग नहीं रहा था कि बड़े कमिटमेंट के साथ इस तरह की घोषणा कर रहे थे, एक मैच्योर्ड या सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह। देखिए, चुनाव हार जाना, जीत जाना एक अलग पार्ट है, लेकिन मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना, नीतीश कुमार 2-2 बार विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, या 2005 में फिर वो जाकर के मुख्यमंत्री बने। तो एक संघर्ष का एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन जनता के बीच की उपस्थिति ये बहुत मायने रखता है। और उस उपस्थिति का एक बढ़िया नमूना हम लोगों ने बात किया था रुपौली का चुनाव, कि शंकर सिंह 2005 के बाद कभी चुनाव जीते नहीं, लेकिन वो लड़ते रहे, जनता के बीच में मौजूद रहे,
और रुपौली की जनता ने न इंडिया को चुना न एनडीए को चुना, उस शंकर सिंह को चुना जिनके पास मात्र 8,000 का वोट था। अगर जातीय ही चीज तय करती है राजनीति की दिशा, उम्मीदवारों की जीत, तो वहां तो राजपूत मात्र 8,000 है रुपौली में, नहीं जीतना चाहिए था। कॉम्बिनेशन किसी और के साथ था। तो हमेशा अर्थमेटिक ही नहीं होता है, वो कभी-कभी मुद्दे और नहीं, कभी-कभी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुद्दे मुद्दे हर चीज पे हावी होते हैं और जात पात भी पीछे छूट जाता है। तो क्या रुपौली जैसी घटना पूरे बिहार में होती हुई दिखाई पड़ रही है आशुतोष कुमार? अगर सीधे तौर पर आपसे सवाल पूछूं, तो क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर जो है बड़ी ताकत के रूप में उभरने जा रहे हैं और बड़ी ताकत के रूप में उभरते हैं तो ज्यादा डैमेज वो एनडीए को करेंगे, महागठबंधन को कम करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 19-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। एक बड़ा वर्ग है जो अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखना नहीं चाहता है। 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए थे, महज 12,000 वोटों से बिहार में वो पीछे रह गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रशांत किशोर का जादू चल गया, 10-5 सीट आ भी गया और 30-40 सीट पे वो नुकसान कर देते हैं, तो तेजस्वी यादव तो बाजी मार ले जाएंगे। और यही बात मुझसे बीजेपी के कुछ नेता कह रहे थे कि हम तस्तरी में सौंप रहे हैं, क्योंकि आप लोकसभा से विधानसभा की तुलना मत करिए। पिछले बार भी 2019 में 39 लोकसभा सीट जीते थे, 2020 में क्या हो गया ये देखिए ना। और अगर उस बार चिराग पासवान थे तो इस बार प्रशांत किशोर हैं, इसको भी देखिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है बिहार में। आशुतोष जी कुमार। जी हेलो जी, आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए जी आवाज बोलिए। आ रही? हाँ, देखिए मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आप जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है, हमने उड़ीसा में भी देखा जिस तरीके से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लंबे समय से वहाँ पर एक दल का शासन था और फिर बीजेपी ने वहाँ पर इस बार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप किया। तो बिहार में भी कमोवेश ऐसी ही परिस्थिति इस बार दिख रही है, क्योंकि भाजपा के लिए अब स्थिति ये हो गई है कि वो जदयू को माइनस नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्र की सत्ता उसके आश्रय, उसके भरोसे चलनी है। उन्हें वहाँ पर मेजॉरिटी के लिए नीतीश कुमार का साथ चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नवीन पटनायक एक बहुत ही सफल मुख्यमंत्री रहे, बहुत विकास किया, उसी तर्ज पर नीतीश कुमार ने भी बहुत विकास किया, बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन लंबे समय से उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जिसमें भाजपा के मदद से भी नीतीश कुमार को बहुत फायदा मिला है। 2020 का चुनाव, जैसा कि अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मतलब जीतते जीतते रह गए, उसके कुछ और फैक्टर्स भी रहे थे। लेकिन भाजपा ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने भी जब कमान संभाली थी तो नीतीश कुमार को उससे विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिली थी। लेकिन इस बार की अब जो परिस्थिति है, अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता में जिस तरीके से हमने भी जिक्र किया कि जो अफसरशाही को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं, तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी और नीतीश हटाओ को लेकर अगर ये चुनाव चला गया और जनता के मन मस्तिष्क में ये चीजें चली गई, तो एक नए नेतृत्व परिवर्तन की तरफ अगर लोग देखेंगे तो हो सकता है पीके को कुछ मदद मिल जाए। लेकिन अगर हम प्लान बी की बात करें तो ये भी हो सकता है कि भाजपा के तरफ से प्लान बी के तौर पर प्रशांत किशोर काम कर रहे होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर अर्बन इलाकों से ज़्यादा रूरल इलाकों में उन्होंने मेहनत करी है और वो कई ग्रामीण सुदूर इलाकों तक पहुंचे। उन्होंने वहाँ बताया है लोगों को, शिक्षा के बारे में बताया। लालू और नीतीश कुमार इन दोनों की शासनकाल को बताया, कहा कि आपके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, बिहार कितना पिछड़ा है, उसके लिए आप हमें वोट दें।
तो निश्चित तौर पर उनका फोकस उन जगहों पर रहा है जो कि राजद का वोट बैंक रहा है। और राजद का परंपरागत वोट बैंक मतलब शिक्षा, जहां पर विकास कोसों दूर रहे, जहां पर सड़क नहीं रहे, बिजली नहीं रहे, पानी नहीं, लोग त्राहिमाम रहे, और एक वो पुलिंदा खड़ा करते हैं जो उनका कहना ये होता है कि हम एक सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। आपको याद होगा कि जो लालू प्रसाद नहीं यादव और चलिए राजद का शासन रहा है, तेजस्वी यादव भी उसी आप पर चलेंगे। लोग अशिक्षित हो, नहीं शिक्षित नहीं हो, अब ताकि नहीं उनको उनकी बातों वो में आए और आप उनको वोट दें। तो आप ऐसे में कहना चाह रहे हैं जैसा कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जंगल राज के युवराज हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते बिल्कुल, पर लालू प्रसाद चले थे। दरअसल बिल्कुल, तेजस्वी बिल्कुल। तो कहते हैं ए टू जेड की पार्टी बनाएंगे हम। अब वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वो बात इस तरह की करते हैं। उन्होंने इस बार माइक भी बनाने का प्रयास किया, कुशवाहा को भी जोड़ने का प्रयास किया। देखिए, एक बात तो सच है कि कागज पर एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है और उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और साथ ही साथ ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, तो कागज पे बड़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा अगर कुशवाहा अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने लगे, कुशवाहा एंटी एनडीए वोट करने लगे, उस स्थिति में क्या होगा जब अपर कास्ट जो है वो नीतीश को वोट ना करके उस सीट पर जन स्वराज पार्टी को वोट करने लगे। ये परिस्थितियां एनडीए के लिए विकट हो सकती हैं। नवीन पटनायक भी बड़े शानदार मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन उनकी विरासत किसको मिलेगी? तो पांडियन को मिलेगी। और जब ये चर्चा चारों तरफ फैली तो नवीन पटनायक सत्ता से उखाड़ फेंके गए। यही स्थिति यहां पर हो रही है। अब आपको मालूम है कार्यकर्ता से मिलने मनीष वर्मा जा रहे हैं। जेडीयू का भविष्य क्या होगा इसको लेकर के भी गंभीर सवाल उठा हुआ है। और मुख्यमंत्री दशहरा के दिन तीर धनुष जिस तरीके से फेंकते हैं इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर किस तरीके से चल रही है आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ अपर कास्ट में ही नहीं, एक बड़ा तबका है जो चेंज चाहता है। उसको लगता है कि नौकरी चाहिए, अब नया मुख्यमंत्री चाहिए। और ये क्रॉस द कास्ट लाइन्स है, ये सिर्फ जात में ही नहीं है, ये बहुत सारी जातियों में। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि एनडीए के पास दिखाने के लिए चेहरा तो नीतीश कुमार ही है, किसी चेहरे को एनडीए बदल तो रही नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन कर नहीं रही है। ऐसे में 2020 याद करिए, 2019 याद करिए, 2019 में 39 सीट, 2020 में सरकार बड़ी मुश्किल से बन पाई। क्या 2025 में भी वही होगा? क्योंकि 2024 में तो एनडीए तीसरी सीट जीत पाई है, 10 सीट का नुकसान हुआ है। 2019 में एक ही का नुकसान हुआ था, पर 20 में सत्ता के मुहाने तक पहुंच गई थी। 25 में क्या तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? संतोष जी, क्या इसकी गुंजाइश है? और उनको मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका होगी? दरअसल क्या दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, एनडीए जिस प्रकार से है, अगर एनडीए अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है, चिराग पासवान बाहर नहीं निकलते हैं, चिराग मांझी या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अगर बाहर निकलते हैं तो लाख एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो। नीतीश जी के जो वोटर हैं, जो पचपौनिया वोट बोला जाता है, वो कुछ भी लोग बोल दे कि भाई नौकरशाही हावी है, कुछ भी कर ले, वो नीतीश जी के नाम पर ही जहां नीतीश जाएंगे वहीं वोट करेंगे। इसी प्रकार से भाजपा के वोटर वो भाजपा को ही वोट करेंगे, वो ना कि किसी को लालू को कर देंगे, कितना भी खराबी हो, लेकिन वो न लालू को करेंगे न प्रशांत किशोर को। हाँ, जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां पे जो भाजपा के वोटर हैं अपर कास्ट, वो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, या हो सकता है कहीं तेजस्वी को भी वोट करें, जैसा कि 2020 के चुनाव में हुआ था। और 2020 का चुनाव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। तेजस्वी यादव अकेले कभी उतना, अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं देते तो आरजेडी
मुझे लगता है कि 50 के अंदर सिमट जाती। बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो समीकरण है वोटों का, उसमें तेजस्वी यादव आज के परिस्थिति में अगर एनडीए मजबूती से लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़ी सफलता कोई प्राप्त कर सकते हैं। पिछले बार उनकी जो सफलता सहमत है मिली वो चिराग डॉक्टर संजय आप सहमत हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अगर सीटें बढ़ी, उसके फैक्टर में भी चिराग पासवान रहे। अगर चिराग पासवान एनडीए के वोट में सेंधमारी नहीं करते, एनडीए के नहीं वोट तो को आप घटाते, आप फैक्टर प्रशांत किशोर बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, प्रशांत किशोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। अभी तो वो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो जमीन पर उतरते हुए चीजें नहीं ना दिख रही है। तो एक और फैक्टर था, वो फैक्टर था क्या कि जो बागी उम्मीदवार थे, चाहे वो बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे या जेडीयू के बागी उम्मीदवार थे, चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिस्ट को देखिए, वो सारे बागियों को लड़ाया था। और अगर 2 सीट केवल छोड़ दिए, 2 सीट में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था, बाकी तो सब जगह उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार दिया था। और खास करके यही मगध और शाहबाद का इलाका था जहां चिराग ने सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को किया था, और वहीं पर सबसे ज्यादा आरजेडी को बढ़त मिली थी। तो ये जो संतोष जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उस रूप में न देखा जाए कि एनडीए की सीटें घड़ी, बल्कि अगर राजद की सीटें या तेजस्वी की सीटें बढ़ी, उस बढ़ाने में भी चिराग की बड़ी भूमिका थी। तो मैं इससे सहमत हूं कि इस बिल्कुल वो इस सही कह रहे हैं। इस उपचुनाव में आप क्या देख रहे हैं? कोई संभावना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट जीत सकती है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई संभावना नहीं दिखती है। प्रशांत किशोर जी अगर एक कंफर्टेबल वोट भी ले आए, तो हम समझते हैं कि इनकी एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको कहते हैं जमानत आप बचाना। कैसे आशुतोष जी देख रहे हैं? क्या आरजेडी अपनी सीट रिटेन कर लेगी? प्रशांत किशोर एक भी नहीं जीत पाएंगे? आपको क्या संभावना दिखाई पड़ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस बार चुनाव में राजद जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोगों ने शुरू में ये चर्चा की और अभी भी चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान एक फैक्टर थे, और इस बार जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर वोटर्स के मन में जो डबल इंजन की बात रहती है, केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं भी दी हैं विकास को लेकर के, और बहुत सारी फंडिंग्स भी बिहार को मिली है। और प्रशांत किशोर का जो फैक्टर होगा वो केवल एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पिछली दफा का आप चुनाव देखें तो केवल एनडीए को नुकसान हुआ था, तब तेजस्वी को इतनी सीटें हुई थी। इस बार निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर कुछ सीटों पर तेजस्वी को भी नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, संतोष जी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको उपचुनाव में क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रशांत किशोर के हाथ कोई एक सीट लगती दिख रही है, या आरजेडी अपनी तीनों सीटों को बरकरार रखेगी, या कुछ परिवर्तन इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है? मुझे लग रहा है आरजेडी तीनों सीट बरकरार नहीं रख पाएगी। एक सीट मुझे लगता है कि जगदानंद सिंह के पुत्र की जो सीट है, वहां मुझे बसपा की संभावना दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट वहां पे है, उनकी चर्चा है, वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। और बाकी 2 सीटें मुझे लगता है कि आरजेडी अपने इंडिया गठबंधन बरकरार रख पाएगी 2, और 1 सीट मांझी जी का सीट है, वो भी एनडीए अपने खाते में रख पाएगी। और प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि 10 से 15 हजार वोटों तक जो वोट बैंक है, जो नोटा में दबाते हैं, निर्दलीय को देते हैं, वही वोट बैंक तक सिमट के रहेंगे। 10,000, 15,000, 20,000 जो वोट एक काटेंगे, वही काट कर किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी कोई बहुत बड़ा फैक्टर उपचुनाव में होने जा रहे हैं। चलिए, तो उपचुनाव क्या इंडिकेट करेगा? जैसा संतोष जी बता रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार बता रहे हैं, आशुतोष कुमार बता रहे हैं, क्या उस तरह की परिस्थिति बनेगी क्या? और अगर उपचुनाव में खाता प्रशांत किशोर का नहीं खुलेगा या अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे। अगर शुरुआत इस तरह की होगी, आगाज इस तरह का होगा, तो अंजाम के बारे में सोचा जा सकता है कि अंजाम किस तरह का होगा। और मुझे लगता है इसीलिए प्रशांत किशोर उपचुनाव को लेकर के बहुत गंभीर हैं, पर सवाल बहुत गंभीर है कि क्या यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी, उनके पक्ष में वोट डालेगी? क्या प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल बनेंगे, बन सकते हैं क्या?
बिहार की जनता उनको मौका देगी क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो संतोष कुमार जी आपका, आशुतोष कुमार जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका, आप तीनों मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।